हेलो बच्चा पार्टी, फिर से स्वागत है आपका थर्ड वीडियो में इन द सीरीज ऑफ मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम कैसे सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में बदल सकते हैं। सॉलिड को हम लिक्विड फॉर्म में बदल सकते हैं या लिक्विड को हम गैसियस फॉर्म में बदल सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदल सकते हैं या गैस को हम डायरेक्ट सॉलिड में, लिक्विड को डायरेक्ट गैस में। ठीक है, इस तरह के हम इंटरचेंजेस को अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये डायग्राम आपने देखा होगा, काफ़ी बार देखा होगा। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है। ठीक है, बिटवीन इट इज़ द इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर। अब इसमें आप देख रहे हो कि सॉलिड फॉर्म डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में जा रहा है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? फ्यूजन कह रहे हैं। देखिए एरो किस तरफ है? एरो हमारा इस तरफ है, यानी कि सॉलिड लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। तो फ्यूजन की डेफिनेशन क्या बनी कि व्हेन सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट विदाउट गोइंग इनटू गैसियस स्टेट, गैस स्टेट में नहीं जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? फ्यूजन का नाम दिया। ठीक है, उसी तरह से अगर लिक्विड सॉलिड में जा रहा है, ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, क्या है सॉलिडिफिकेशन? व्हेन अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर विदाउट गोइंग इनटू गैसियस फॉर्म इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? देखो वेपराइजेशन में आप यहाँ वर्ड देख रहे हो, वेपर। ठीक है, वेपर मतलब क्या होता है? जो आपकी वाटर जब बहुत ज़्यादा बॉयल होता है या फिर जब हम कहते हैं ना पानी उड़ गया, यानी कि वो वेपर फॉर्म में चला गया, उसे हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। व्हेन लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म द प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। उसी तरह कंडेंसेशन होता है जब आपका गैस लिक्विड में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? दो प्रोसेस और हमारे पास, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अब सॉलिड से गैस बने या गैस से सॉलिड बने, हमारे पास इनके सेम नाम है। इसका नाम क्या है? सब्लिमेशन। ठीक है, अब चलिए सब्लिमेशन के बारे में कुछ पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या बात करने जा रहे हैं? सब्लिमेशन के बारे में। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस था कि आपकी गैस सॉलिड में चेंज हो जाए या सॉलिड आपकी गैस में चेंज हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है सब्लिमेशन का। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपने कैम्फर के बारे में सुना होगा। ठीक है, कैम्फर के बारे में सुना होगा। कैम्फर क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? कपूर कहते हैं, जो आपके पूजा में यूज़ होता है। ठीक है, जिसको आप क्या करते हो, जिसमें आप आग लगा जलाते हो तो वो जलता रहता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कैम्फर कहते हैं। तो अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, ये आपने एक चाइना डिश ली, ठीक है, इसमें आपने कैम्फर डाल दी, कैम्फर बॉल्स डाल दिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे? नीचे से हीट दो, इसे हीट प्रोवाइड करो। ये क्या है? हमारे पास हीट है। ठीक है, और आप इसे क्या करो? एक फनल से कवर कर दो। ये आपका फनल है, आपने इसे कवर कर दिया और यहाँ पे आपने कॉटन लगा दी। कॉटन क्यों लगा दी? ताकि अगर हमारा एक्सपेरिमेंट जो है इसमें उड़े ना। ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे जब आप हीट कर रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे ये वेपर्स के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमने हीट तो किया सॉलिड को, पर ये लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज हुआ, ये लिक्विड में जाए बिना ही गैस में चला गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। आप कैम्फर की जगह पे अमोनियम क्लोराइड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप इसे डालिए, हीट करिए, आप देखोगे कि ये गैस फॉर्म में चला गया विदाउट चेंजिंग इनटू या विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या होगी? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। इसमें आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि आपकी गैस फॉर्म सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन, क्योंकि यहाँ जिस फॉर्म में प्रेजेंट होगी वो वापस से सॉलिड का फॉर्म होगा। ठीक है, आप इसके एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो और आप सब्लिमेशन को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक और बात करें प्रेशर की, अगर हम किसी सिस्टम में प्रेशर लगाते हैं तो क्या होगा? आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। वैसे प्रेशर के बारे में जब हमने पढ़ा था हमारी फर्स्ट वीडियो में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था जो ये गैस होती है ये हमारी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसको हम प्रेशर से लिक्विफाई करके हमारे गैस सिलेंडर्स में रखते हैं ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकें और आप कम जगह में ज़्यादा गैस को स्टोर कर पाओ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इससे हमने ये समझा कि सपोज़ हमारे पास ये एक सपोज़ एक मैटर, एक सब्सटेंस है, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसमें क्या है? हमारे गैस फिल है। अब आप क्या करोगे? एक पिस्टन की हेल्प से, पिस्टन क्या होता है? इसे पूरा कवर करके प्रेस करने, फोर्स लगाने के काम आता है। फोर्स लगाया हमने, ठीक है, तो पिस्टन की मदद से अगर आप इसे यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे तो होगा क्या? धीरे धीरे आप देखोगे पहले तो गैस कम जगह में आ जाएगी, उतनी ही गैस कम जगह में आ गई है। ठीक है, आपने और फोर्स लगाया कंटिन्यूसली तो आप देखोगे ये गैस हमारी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो चुकी है। ठीक है, क्या हुआ? ये गैस हमारी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो चुकी है। सो ऑन अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, अब यहाँ क्या होगा? टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, तो हम गैस को क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई कर सकते हैं। यही प्रोसेसेस हैं कि हमारा सीएनजी और एलपीजी को हम लिक्विफाई करते हैं। प्रेशर और ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, टेम्परेचर कम करोगे तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। अच्छा, आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड मतलब दो ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम ये ऐसे लिखते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम और क्या लिख सकते हैं? हम इसे ड्राई आइस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ड्राई आइस, सूखी हुई बर्फ, ड्राई आइस। देखिए क्या होता है कि जो सॉलिड CO2 है इसे हम हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करने से क्या होगा? ये क्या होगा? आपकी लिक्विड फॉर्म में होगी। ठीक है, इट इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर, तो क्या होगा? सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट।
अच्छा, ये एग्जाम्पल है आपका सब्लिमेशन का, ठीक है। क्या होता है, जब आप सॉलिड CO2 को जब आप डायरेक्टली गैसियस स्टेट में बदल सकते हो, कब? ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर से भी कम प्रेशर में आप उसे डिक्रीज प्रेशर उसका कम करो, तो ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट में जाए बिना ही गैसियस फॉर्म में बदल जाएगा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो प्रेशर है, अगर आप इसे बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर अगर आप प्रेशर कम करते हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, हमारी प्रोसेस है सब्लिमेशन की, ड्राई आइस वाला, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन इवापोरेशन क्या चीज़ होती है, आपने कई बार नॉर्मल आप डेली लाइफ में भी ये वर्ड यूज़ करते होगे कि भाई पानी तो इवापोरेट हो गया। इसमें क्या होता है, अच्छा देखिए, हर स्टेट ऑफ मैटर के प्रॉपर हीट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हमेशा हमें हीट या चेंज ऑफ प्रेशर की ही ज़रूरत नहीं होती है एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में लाने के लिए, ठीक है। जिसके आपने एग्जांपल्स अपने डेली लाइफ में कई बार देखे होंगे। अगर हम पानी को किसी भगोने में रखते हैं और 2-3 दिन तक रहता है, पहले उसका वाटर लेवल ये होता है, पर कुछ दिनों बाद उसका वाटर लेवल कम हो जाता है। अब क्या हमने हीट किया पानी को, क्या हमने इसमें प्रेशर लगाया? नहीं, वो तो पानी खुद उड़ गया, आपने देखा, नोटिस किया है ना। और हमारे पास क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आपकी मम्मा छत में हमने कपड़े फैला दिए, सपोज, ठीक है, कपड़े फैला दिए, तो क्या होता है, क्या सन इसे बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करता है पानी को कि वो उड़ जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं करता। ऐसा करेगा तो भाई हमारे तो कपड़े ही जल जाएंगे, ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो पानी होता है वो उड़ जाता है और आपके कपड़े सूख जाते हैं। इस चीज़ को क्या हम बोलते हैं, इवापोरेशन, जिसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो मैटर होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। उनकी टेंडेंसी ही है कि भाई हमें तो मूव करना है। वो अलग केस है, सॉलिड के फॉर्म में भी वो मूव करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी भीड़ होती है। भाई वो मूव करके जाएंगे कहाँ? लिक्विड और गैस में आप देख रहे हो, लिक्विड में तो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। गैसियस फॉर्म में तो भाई वो खूब आराम से मूव करते हैं, इतनी उन्हें फ्रीडम मिली हुई है कि वो खूब मूव करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या टेंडेंसी होती है कि वो कभी रेस्ट में नहीं रह सकते। अब होता क्या है, एक जो गिवन टेम्परेचर है किसी गैस का, लिक्विड का या सॉलिड का, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में पार्टिकल्स के अंदर अलग अलग अमाउंट की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बताया था, पार्टिकल्स के मूवमेंट की एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर रख लिया है कांस्टेंट, सपोज करिए 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इनके पास अपने अपने डिफरेंट अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, जैसे आपने कपड़े की बात की, ठीक है, गीले कपड़े की बात की, तो इसके कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो इसके कपड़े के सरफेस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होगी। उनके पास क्या होगी, हायर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो क्या करेंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे पार्टिकल के साथ, लिक्विड में भी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो ये क्या करते हैं, जिनके पास सपोज ये वाला आपका मॉलिक्यूल कपड़े के एकदम सरफेस पे है, जिसके पास है हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा भाई, मैं तो तुम लोगों से ज़्यादा हूँ, ये कहेगा कि मेरी तो एनर्जी तुम्हारे से ज़्यादा है, तो मुझे तो भाई तुम लोग अलग ही मानो। तो वो क्या करता है, वो अलग हो जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या ज़्यादा होती है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी अदर पार्टिकल से तोड़ लेता है, ठीक है, और ये उड़ जाता है वेपर के फॉर्म में। हमें तो आज़ाद होना है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो इस फेनोमेना को, जो कि क्या है, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सूरज जो है, सूरज भैया जो है, सूरज मामा है हमारे, वो कपड़े को या पानी को इतना गर्म नहीं करते कि वो बॉइलिंग पॉइंट में चला जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में भी आपका जो पानी है वो वेपर फॉर्म में, यानी कि लिक्विड है, वो गैस फॉर्म में बदल रहा है। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इवापोरेशन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमारे कपड़े पूरे सूख कैसे जाते हैं। अब आप देखो, सपोज इसे आप मानो, आप एक सेकेंड, इसे आप मानो अपने कपड़े की सरफेस, ठीक है, ये आपकी टॉप है, ये उसकी सरफेस है। अब होगा क्या, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे लिक्विड के, ठीक है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इस तरह से बाकी और पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है, ये आपके कपड़े की सरफेस है, यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब होगा क्या, मैंने आपको बताया था, जो पार्टिकल सरफेस में होंगे, यानी कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होने से क्या होगी, कि इन सबसे बॉन्ड तोड़ के अपना उड़ जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ तो गए, अब किसकी दादागिरी होगी, अब इसके नेक्स्ट वाले लेयर जो होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे, वो सरफेस में आके उड़ जाएंगे। इसी तरह धीरे धीरे करके सारे मॉलिक्यूल्स आपके पानी के, लिक्विड के, वो गैस या वेपर फॉर्म में उड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इवापोरेशन। सेम केस होता है इसमें भी, ठीक है। अगर हमने पानी के भगोने की बात की है, तो क्या होगा, जो सरफेस पे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी उन्हें ज़्यादा फ्रीडम चाहिए होगी, तो वो तो भाई फ्रीडम लेके उड़ गए। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट लेयर होगी, अब उनकी दादागिरी चलेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सरफेस पे आएंगे और ये उड़ जाएंगे। इसी तरह धीरे धीरे करके आपका जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में उड़ जाता है, और हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवापोरेशन। इतना सा प्रोसेस था हमारा इवापोरेशन का। अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं कि इवापोरेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। अब देखिए, हमारे पास यहाँ कुछ 3-4 फैक्टर्स हैं जिन पे इवापोरेशन डिपेंड करती है, ठीक है। हम चलिए पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया को मैं ऐसे डिनोट कर दे रही हूँ अभी, ठीक है। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या चीज़ होती है, जैसे ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और एक ये सर्कल है,
किसकी सरफेस एरिया ज़्यादा हुई? इसकी हुई, ठीक है। मतलब जो आपको ज़्यादा विजिबल हो रहा है, जिसकी सरफेस आपको ज़्यादा विजिबल हो रही है, उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसका अगर आप डेली लाइफ से एग्जांपल लो तो आपने देखा होगा जब हम कपड़े छत पे सुखाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे पूरे खुले तरीके से सुखाते हैं। ये नहीं होता है कि हम ऐसे ही जैसे निचोड़ते हैं वैसे उसी फॉर्म में टांग दें, ऐसा नहीं करते हैं। हम उसे पूरा ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद डालते हैं। इससे क्या होता है, कपड़े की सरफेस एरिया बढ़ जाती है, ठीक है। तो इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फेनोमेना होता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से जो हमारी रेट ऑफ इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक सरफेस फेनोमेना है। क्लोथ्स वाले एग्जाम्पल से आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। देन हमारे पास दूसरा आता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करते हो, पानी को जब ज़्यादा हीट करते हो तो वो जल्दी से वेपर्स बनते हैं ना। क्या अच्छा, इसका एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ठंडियों में जब आपकी हीट कम होती है, सनलाइट कम होती है, तो आपके कपड़े बहुत टाइम लगाते हैं सूखने में। वहीं गर्मियों में आपने छत में डाला, 2-3 घंटे में कपड़े सूख गए। तो हीट या टेम्परेचर एक बड़ा फैक्टर होता है आपके इवेपोरेशन का, ठीक है। सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू द वेपर स्टेट। काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं उन्हें ज़्यादा मिल जाती हैं वेपर फॉर्म में बदलने के लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सबकी बारी आएगी कि हम सरफेस में हमें उड़ने दो, हम सरफेस में हमें उड़ने दो। तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बारी आएगी तो आपका पानी जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होगी। ह्यूमिडिटी क्या चीज़ होती है? जैसे ह्यूमिडिटी का मतलब आप नॉर्मल भाषा में समझो तो जैसे जब हमारे मॉनसून सीजन्स होते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। आपको चिपचिप सा फील होता है ना, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बहुत ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब अगर द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अब अगर पानी एयर में आपके वाटर की मात्रा पहले से ही हाई है तो इवेपोरेशन की मात्रा क्या होगी, डिक्रीज होगी। इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आप रेनी सीजन में भी देखते हो तो रेनी सीजन में भी आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, ह्यूमिड से रह जाते हैं, यानी कि हल्के हल्के में। जैसे आप कहते हो ना कि जैसे बारिश का सीजन है, आपने बिस्किट का पैकेट खाया तो मम्मा कहेंगी इसे अच्छे से बंद करके रखना। आप अगर ऐसे ही खुले रख दोगे तो क्या होगा, एयर की जो वाटर वेपर्स हैं वो उस क्या कहते हैं उस बिस्किट में डिफ्यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके जो आप कहते हो ना सितार जाते हैं बिस्किट, उससे हम क्या कहते हैं कि आपकी जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, इस वजह से वो होता है, ठीक है। आप देखोगे गर्मियों के सीजन में इतना नहीं होता है जितना कि बारिश के सीजन में होता है। क्यों? क्योंकि बारिश में आपके एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं, ठीक है। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी से क्या होगा, आपकी इवेपोरेशन बढ़ेगी। जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। देन वी हैव अ फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, इंक्रीज इन विंड स्पीड। इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड के बढ़ने से भी क्या होता है, आपकी जो इवेपोरेशन है उसका रेट इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी मूवी या कहीं गांव में देखा होगा कि साड़ी को सुखाने का क्या तरीका यूज़ करते हैं लोग, दो लोग इधर उधर से पकड़ते हैं साड़ी के कॉर्नर्स को और उसे झटकते हैं, ठीक है। दूर ले जाके झटकते हैं, उसमें हवा करते हैं, जिससे क्या होता है, साड़ी हमारी जल्दी सूख जाती है, पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इवेपोरेशन को जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक आपका टॉपिक बचता है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब उसके बारे में हम देखते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमने एक ओपन वेसल का एग्जांपल लिया था, हमने एक ओपन वेसल लिया है, ठीक है। हमने एक ओपन सा बर्तन लिया है, भगोना लिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हमने इसमें पानी डाल दिया है तो क्या होता है, लिक्विड धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगता है, पानी की मात्रा कम होने लगती है ना। होता क्या है, पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड के वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और यही एनर्जी इवेपोरेशन में जाती है तो वो क्या करती है, वो एनर्जी को रीगेन करना चाहेगा। रीगेन करने से क्या होता है, सराउंडिंग कूल हो जाती है। इसका एग्जांपल आपने कूलर में समझा होगा। कूलर में क्या करते हैं, हम पानी का यूज़ करते हैं ठंडा ताकि हमें ठंडी हवा मिले, ठीक है। तो पानी क्या होती है, कूलर के वॉल्स में जाके चला जाता है और जो आपकी सराउंडिंग है वो कूल हो जाती है, जिससे कि हवा भी कूल आती है, ठीक है। ऐसा ही एक केस होता है, जैसे आपने देखा होगा, आप अपने छत में कई बार जैसे बहुत गर्मियों के दिन है तो हम क्या करते हैं, छत में पानी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है पानी की, वो कूल करने में, सरफेस को कूल करने में हेल्प करती है। पानी उड़ जाता है तो वो सराउंडिंग को क्या करता है, कूल कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें जो गर्मियाँ हैं उसमें कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। अब कॉटन के क्लॉथ्स ही क्यों, क्योंकि कॉटन के क्लॉथ्स में हाई एब्जॉर्बेंट होता है। किसी अदर क्लॉथ के कंपैरिजन में जो कॉटन के क्लॉथ्स हैं वो काफ़ी अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं पानी के, ठीक है, स्वेट के। जिससे क्या होता है, जो आपका स्वेट है वो आपके इन कॉटन के कपड़ों में लग जाता है और फिर जब वो इवेपोरेट होता है तो वो सराउंडिंग को कूल बना देता है, जिससे आपको ठंडक महसूस होती है। इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है।
तो ये सारे तो हमारे हो गए कि एवापोरेशन कूलिंग कैसे देता है। देखो बेटा, यही रीज़न है ना, जिससे जब हमें गर्मी लगती है तो हमारे जो बॉडी के अंदर के एंजाइम्स या हार्मोन्स है क्या करते हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव करते हैं, जिससे हमारे जो स्किन सरफेस है उसमें स्वेट आ जाता है। अब वो स्वेट क्या होता है, वो स्वेट लिक्विड फॉर्म में होता है। जब वो आपका इवेपोरेट होता है, ठीक है, इवेपोरेट होने से क्या होगा, आपकी बॉडी को कूलिंग सेंसेशंस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो ठीक है, ये काफ़ी सारे हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गए कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे प्रोवाइड करता है। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इस चैप्टर के सारे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, थ्योरी वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आपको प्रॉपर आंसर्स भी मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।